बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की, और सबसे बड़ी खबर जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी आमने सामने होंगी क्या 2024 में? क्या 2024 मोदी बनाम ममता होगा? ये बात हम ऐसा ही नहीं कह रहे हैं, इसके पीछे बड़ी वजह है वो तस्वीर जो आपको दिखाने जा रहे हैं। ममता बनर्जी देश की राजधानी दिल्ली में लैंड हो चुकी है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, ममता बनर्जी जिस वक्त कोलकाता से उड़ान भर रही थी, दरअसल दिल्ली के लिए यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ममता उड़ान भर रही थी जिस वक्त। ममता क्यों दिल्ली आ रही है आपको बताएंगे। दूसरी तस्वीर में आकर दिखाऊं कि ममता जब दिल्ली लैंड की है, ममता जैसे ही दिल्ली पहुंची है वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, लेकिन यहां पहुंचने के पीछे बड़ी वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने 2024 में चुनौती पेश करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर में दिखाऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ममता बनर्जी क्या विपक्ष का चेहरा होंगी? क्या 2024 में खेला होबे की तैयारी है? कितनी मजबूती से ममता बनर्जी विपक्ष का चेहरा बन सकती हैं? कितनी ताकत से प्रधानमंत्री को टक्कर दे सकती हैं? ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। मोदी बना ममता। शवों पर राजनीति करने की दीदी को बहुत पुरानी आदत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी प्लास्टर लगाना चाहिए, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा। 2024 में खेला होबे। नंदीग्राम में बंगाल के लोगों ने दीदी को क्लीन बोल्ड कर दिया। खेला हमें, देखा हमें, हम जीतेंगे, मोदी को हराएंगे। ममता होंगी विपक्ष का चेहरा। आपने पश्चिम बंगाल में खेला देखा, अब दिल्ली में भी खेला होबे। मोदी को चुनौती देने के लिए ममता ने ठोक दी है तार। खेला हमें, खेला हमें। ममता जोश में है, ममता दोगुने उत्साह में है। अब ममता बंगाल की लड़ाई दिल्ली से लड़ना चाहती हैं, और इसलिए अभी से दिल्ली में 2024 की बिसात बिछाने लगी ताकि बंगाल की लड़ाई का बदला लिया जा सके। पश्चिम बंगाल में चुनावी घमासान के बीच जीत ममता की हुई। ममता फिर से मुख्यमंत्री बनी। बीजेपी के बंगाल में पूरी ताकत से लड़ने के बाद ममता की वापसी ने विपक्षी खेमे में उनका कद बढ़ा दिया है। दीदी, आप भी एक बार गई, कभी वापिस नहीं। आज बंगाल दिखा दिया। आज हॉट स्टेट को मैं विनती करने चाहूंगी, हॉट लीडर लोगों को, जाइए, आपको पार्टी को समझाइए, सब एक साथ में काम करने के लिए एक फ्रंट बनाइए। ममता 4 दिन के दौरे पर दिल्ली में है। वो विपक्ष के उन तमाम नेताओं से मिलेंगी जिन्हें मोदी के खिलाफ गोलबंद किया जा सके, लेकिन कितनी कामयाब होंगी कहना मुश्किल है। ममता भले ही दिल्ली में है, लेकिन दिल्ली उनके लिए अभी दूर है। और आइए अब आपको बताते हैं कि मोदी के खिलाफ दरअसल कैसे ममता पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, और ममता बनर्जी किस किस से मिलने वाली हैं। ये देखिए जरा, ममता बनर्जी दिल्ली आ गई हैं, उनकी किस किस से मुलाकात होगी ये हम आपको बताने जा रहे हैं। ममता बनर्जी विपक्ष के कई नेताओं से मिलने वाली हैं, जिसमें सोनिया गांधी का नाम शुमार है, जिसमें शरद पवार का नाम शुमार है। उसके अलावा आपको बताऊं जो नाम इसमें शामिल है, सुखबीर बादल और उद्धव ठाकरे के नाम भी शामिल हैं, जिनसे ममता बनर्जी मुलाकात करने वाली हैं। तो ममता बनर्जी इन नेताओं से मिलेंगी। साथ ही साथ आपको बताएं, लेकिन वो चाणक्य कौन है? वो चाणक्य कौन है आपको बताएं, जो दरअसल सूत्रधार रहा है। जो सूत्रधार रहा है वो चाणक्य मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो है जिसने पूरा चक्रव्यूह रचा है, वो है प्रशांत पीके, जिन्हें प्रशांत कुमार के नाम से आप जानते हैं। आपके सामने देखिए स्क्रीन पर पीके, आपको याद होगा ममता बनर्जी के साथ खुद काम कर चुके हैं। पीके वो चेहरा जो पिछले दिनों शरद पवार से मिले थे। पीके वो चेहरा जो अब आकर सोनिया गांधी से मिलने वाले हैं। तो पीके इन सारे नेताओं से मिलकर दरअसल क्या ममता बनर्जी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। आइए अब आपको यह बताता हूं कि टीएमसी की जुगलबंदी का सबूत आपको देने जा रहा हूं। यह बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। टीएमसी की जुगलबंदी का सबूत क्या है ये मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले बताऊं टीएमसी ने बाकायदा इशारों में कहा कि खेला होबे। ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बाकायदा डेरेक ओब्रायन ने कांग्रेस के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा खेला होबे। डेरेक ओब्रायन जो कि खुद सांसद हैं,
वो अगर ट्वीट कर रहे हैं खेला होबे कांग्रेस को के ट्वीट को कोट करते हुए, यानी बहुत कुछ खिचड़ी है जो पक रही है, जो शायद अभी पीछे है, यानी पर्दे के पीछे है। आइए अब आपको बड़ी चीज बताता हूं कि मोदी वर्सेस ऑल 2024 में मोदी वर्सेस ऑल होगा तो कौन कौन से दल हैं, कौन कौन सी पार्टियां हैं जो आकर मोदी के खिलाफ खड़ी होंगी, ममता के साथ कौन कौन से वो दल हैं जो आखिर चुनौती पेश कर सकते हैं। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं, देखिए जरा कौन कौन से वो पार्टियां हैं जो दरअसल एकजुट होकर खड़ी होंगी। एक तरफ मोदी और मोदी के सामने ममता। पार्टियां कौन कौन सी देखिए, पार्टी में शुमार होंगी मायावती, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, और इसके अलावा आपको बताएं ममता की जबरदस्त जीत ने उन्हें विपक्ष का बड़ा चेहरा बना दिया है। ममता बनर्जी के खिलाफ ये सारे नेता हैं जो मोदी के खिलाफ आकर खड़े होंगे, ममता के साथ खड़े होंगे। ये वो नेता हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए पूरी लिस्ट है, अगर आप देखिए इसमें ममता बनर्जी के पीछे आपको सोनिया गांधी नजर आ रही हैं, उद्धव ठाकरे नजर आ रहे हैं, शरद पवार नजर आ रहे हैं, मायावती हैं, तेजस्वी हैं, सुखबीर बादल हैं, अखिलेश यादव हैं और स्टालिन और सीताराम येचुरी हैं। ये वो चेहरे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 में ममता के साथ खड़े हो सकते हैं। आइए अब आपको बताता हूं कि विपक्ष का दांव आखिर ममता पर क्यों है, क्यों ममता पर विपक्ष दांव लगा रहा है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता की जबरदस्त जीत ने उन्हें विपक्ष का चेहरा बना दिया। 2014 और 2019 में मोदी से लगातार 2 बार मात खाने के बाद विपक्ष उनकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखने लगा है। आपको बताएं दरअसल पश्चिम बंगाल में ममता ने जिस तरह से मोदी की आंधी को रोका है और अपनी सियासी जड़ें न केवल मजबूती से जमाए रखी हैं बल्कि पिछली बार से भी ज्यादा शानदार प्रदर्शन किया। ऐसे में विपक्ष को ममता पर भरोसा है। बंगाल चुनाव पर अगर आप नजर डालिए तो ममता को 2021 में 211 सीटें मिली हैं, 211। 2016 में इससे कम सीटें मिली थी, 209 सीटें मिली थी। यानी बीजेपी के मैदान में मजबूती से होने के बावजूद ममता की सीटें बढ़ गई। वो भी तब जब मोदी और शाह की जोड़ी ने ममता बनर्जी को जबरदस्त तरीके से बंगाल में घेरे रखा था और ममता अकेले मैदान में थी, लेकिन ममता बगैर घबराए पूरी मुस्तैदी से मैदान में डटी रही और मुकाबला करती रही। उस वक्त ना तो उनके साथ लेफ्ट की कोई पार्टी थी, ना ही कांग्रेस उनके साथ चुनाव लड़ रही थी। ममता के इसी जज्बे ने विपक्ष में भरोसा पैदा किया और ममता को एक मौका दिया कि वो मोदी के खिलाफ मोर्चा संभालें, नेताओं की गोलबंदी करें और 2024 के चुनाव में मोदी के सामने एक चुनौती पेश करें। केवल विधानसभा चुनाव में नहीं, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी ममता ने मोदी के विजय रथ को मजबूती से सामने किया था और बंगाल में सबसे ज्यादा सीटें जीती थी। ममता ने 22 सीटें जीती थी, आपको बताएं ममता ने, जबकि बीजेपी 18 सीटें जीत पाई थी। विपक्ष के लिए इन दोनों चुनावों के बाद ममता ऐसी लीडर बनकर उभरी हैं जो मोदी और शाह की चुनौती का मजबूती से सामना कर सकती हैं और इसी लिए इकलौती लीडर के तौर पर पहचान बना ली है जो बीजेपी के चुनावी चैलेंज को काउंटर कर सकती हैं। आइए अब आपको बताएं 2024 के चुनाव और नतीजों में वक्त है, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि 2024 में चुनाव होंगे, नतीजे आएंगे, लेकिन 2019 की हकीकत में आपको बताऊं कि 19 के अगर नतीजों को जोड़ दें तो क्या स्थिति पैदा होती। 2019 के चुनाव में बीजेपी और एनडीए ने धमाकेदार जीत दर्ज की। एनडीए को 350 से ज्यादा सीटें मिली थी, लेकिन शिवसेना और अकाली दल के गठबंधन से बाहर होने के बाद एनडीए के पास 334 सीटें। दूसरी तरफ ममता बनर्जी की टीएमसी ने 22 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस को 52 सीटें मिली थी। अगर कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, शिवसेना और अकाली दल सहित कुछ दल ममता को समर्थन करते हैं तो ममता की ताकत 135 सीटों तक पहुंच सकती है। और आपको बताएं एनडीए ने 2019 चुनाव में 43% से ज्यादा वोट हासिल किए थे, जबकि टीएमसी के अपने वोट और वो दल जो ममता को समर्थन कर सकते थे उनके वोटों का प्रतिशत करीब 27% है। इसमें कांग्रेस के वोट करीब 19% हैं। यह है आंकड़ा ममता बनर्जी का। आइए अब आपको बताते हैं क्या 2024 में ममता वर्सेस मोदी हो पाएगा या फिर ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने बन जाएंगे। आपको बताते हैं आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या ममता की अगुवाई में विपक्ष पीएम मोदी को काउंटर कर पाएगा,
क्या ममता की अगुवाई में विपक्ष मोदी के खिलाफ पुख्ता रणनीति बना पाएगा? और उससे भी बड़ा सवाल यह, क्या मोदी के खिलाफ गोलबंदी में विपक्ष अपने सारे गिले शिकवे भुलाकर एक हो पाएगा? दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस को छोड़कर विपक्ष में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसकी पहचान पूरे भारत में हो। और कांग्रेस भले ही विपक्ष में रहे लेकिन खुद को सत्ताधारी दल से कम नहीं समझती। मतलब साफ है कि कांग्रेस खुद को सत्ताधारी दल होने का सपना पाले है और उसके नेता खुद को प्रधानमंत्री के तौर पर पेश करते रहे। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या कांग्रेस ममता को अपना नेता मानेगी, और अगर जीत मिल गई तो क्या उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहेगी? यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या ममता पहले कांग्रेस में थी, कांग्रेस से बगावत कर टीएमसी बनाई थी उन्होंने, और उत्तर प्रदेश में भी विपक्षी दलों में सिर्फ उठौल हुई। अखिलेश की अपनी सियासत है और मायावती की अपनी, दोनों में 36 का आंकड़ा है। 2019 में दोनों साथ आए थे लेकिन मोदी की आंधी में ऐसे उड़े कि 80 में से बीएसपी को केवल 10 सीटें मिली और सपा को 5 सीटें से संतोष करना पड़ा। नतीजे आते ही दोनों इस कदर अलग हुए जैसे कभी साथ थे ही नहीं। दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही हुआ। दिल्ली में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के धिर विरोधी हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। यह अलग बात है कि कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है और ना ही कोई सांसद ऐसा है। ऐसे में अगर कांग्रेस केजरीवाल के साथ चली जाएगी तो कांग्रेस के बचे हुए वोट भी दूर चले जाएंगे, जिससे उबरना उसके लिए मुश्किल होगा। महाराष्ट्र की अगर सूरत देखें आप, महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का साथ मिलकर लड़ना भी संभव नहीं है क्योंकि शिवसेना की अपनी सियासत है, उनका हिंदुत्व पर जोर रहा है, जबकि कांग्रेस और एनसीपी धर्मनिरपेक्षता के बहाने वोटरों को रिझाते रहे। ऐसे में अगर तीनों साथ लड़ते हैं तो फायदा बीजेपी का होगा। वैसे भी महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने 2 टूक कहा है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। पंजाब में कांग्रेस, अकाली दल और आम आदमी पार्टी तीनों एक दूसरे के कट्टर सियासी दुश्मन रहे। तीनों का साथ आना मतलब अपने सियासी वजूद से समझौता करने जैसा होगा। अगर मोदी को रोकने के लिए तीनों साथ आते हैं तो यहां भी बीजेपी को फायदा हो सकता है, जो पंजाब में 4थे नंबर की पार्टी है, क्योंकि इन तीनों के खिलाफ जो वोट होगा वो बीजेपी के खाते में चला जाएगा। साफ है कि कांग्रेस, अकाली और आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा ही, उल्टे बीजेपी को फायदा होगा। बहरहाल यह वजह हो सकती है कि इस वजह से ये पार्टियां एक साथ ना आए, क्योंकि अतीत में तस्वीर हम देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और आज की अगली खबर की बात करते हैं। अगली खबर आज की है कि योगी को सीधे सीधे टिकैत ने धमकी दे दी है। टिकैत योगी के आगे यलगार पेश कर रहे हैं। क्यों टिकैत ने योगी को धमकी दी है? टिकैत कह रहे हैं कि अब लखनऊ को दिल्ली बना देंगे। टिकैत कह रहे हैं 5 सितंबर से अब महापंचायत होगी, और टिकैत कह रहे हैं कि घेराबंदी करेंगे। देखिए जरा ये रिपोर्ट, टिकैत क्यों और कैसे योगी को चुनौती दे रहे हैं और घेरने की तैयारी में। ये रिपोर्ट देखिए जरा। उस परसेप्शन को जो उत्तर प्रदेश के बारे में था कि उत्तर प्रदेश में दंगे होते हैं, उत्तर प्रदेश में अराजकता है, उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी है। उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडे या तो जेल के अंदर हैं या फिर उनका राम नाम सत्य है हो गया है। चारों तरफ के रास्ते जैसे दिल्ली में सील हैं ऐसे ही सील होंगे। सीएम योगी को टिकैत की धमकी। लखनऊ को भी दिल्ली बनाया जाएगा। लखनऊ के भी चारों तरफ के रास्ते जैसे दिल्ली में सील हैं ऐसे ही सील होंगे। दिल्ली के बाद यूपी बनेगा बंधक। किसान दिल्ली के चारों तरफ है, वहां से हटेगा नहीं। और यहाँ के भी हम बता देना चाहते हैं यहाँ की सरकार को भी कि सरकार सही उससे काम करे। यूपी चुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ को टिकैत धमकी दे रहे हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में चुनौती पेश करने की तैयारी में है टिकैत। 5 सितंबर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से महापंचायत शुरू कर रहे हैं। इसका मकसद बेहद साफ है, किसानों को योगी के खिलाफ खड़ा करना और योगी को यूपी चुनाव में नुकसान पहुंचाना। ये तो अपने ट्रैक्टर को 15 अगस्त में घुमाएंगे सड़कों पे, कौन रोकेगा? अब क्या करेंगे? मंत्री झंडा फहराएगा, अब की बार किसान फहराएगा। मंत्री तो हर साल फहरावे ही हैं। राकेश टिकैत अब उत्तर प्रदेश को दिल्ली की तरह घेरने की धमकी दे रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश को जाम कर देंगे। टिकैत जी
ये दिल्ली उत्तर प्रदेश में केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। लोकतांत्रिक रूप से यह आंदोलन करो, करते रहना, लेकिन अगर लोगों के खलल डालना, रोड जाम करना, लोगों को समस्या उत्पन्न करना, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये इतना इनको समझ लेना चाहिए। और आइए अब आपको बताने जा रहा हूं, मैं बड़ी चीज आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। टिकैत कह रहे हैं वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में 5 सितंबर से महापंचायत करेंगे। 5 सितंबर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में टिकैत की महापंचायत करने का मतलब क्या है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। टिकैत जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होंगे तो कैसे योगी को घेरेंगे, यह समझने की बात है। पश्चिम उत्तर प्रदेश का नक्शा मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जरा देखिए। वो नक्शा आपके सामने है, पश्चिमी यूपी में कितना असर है। ये जो आप देख रहे हैं लाल घेरा जो आपको नजर आ रहा है, लाल रंग में जो आप देख रहे हैं, ये है वेस्टर्न यूपी। इसे कहते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के 1-2 नहीं, 30 जिले वेस्टर्न यूपी में आते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, अब आप अंदाजा लगाइए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ये 30 जिले जहां किसान आंदोलन का असर है, इसमें मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मुरादाबाद, बिजनौर और रामपुर, फिरोजाबाद जैसे जिले आते हैं। तो इन जिलों में जब टिकैत किसानों की घेराबंदी करेंगे तो इसका नुकसान किसे होगा, क्या इसका असर जमीन पर होगा, क्या 2022 के नतीजों पर इसका असर होगा, यह आपको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि पश्चिमी यूपी में कितना असर डालेगा योगी की जीत और हार। क्या टिकैत को यह यकीन है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो योगी को हिला पाएंगे? सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफिक जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपके सामने। पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी जिस इलाके में राकेश टिकैत का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है, राकेश टिकैत का, यही वजह है कि राकेश टिकैत धमकी दे रहे हैं। लेकिन धमकी से पहले वो सियासी गणित नहीं समझ सके, वो आपको बताने जा रहे हैं, जरा समझिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 130 सीटें हैं, 130। सोचिए, पूरे उत्तर प्रदेश में 400 से ज्यादा सीटें, 403, और अकेले वेस्टर्न यूपी में आती हैं 130 सीटें। इन सीटों में से बीजेपी के पास लगभग 100 सीटें हैं। सोचिए जरा, 130 सीटें वेस्टर्न यूपी की और बीजेपी के पास वेस्टर्न यूपी से 100 सीटें, जबकि बीजेपी 2017 विधानसभा चुनाव में 312 सीटें जीती थी। कितनी? 312 सीटें। से ध्यान से समझिए कि कितना बड़ा डैमेज टिकैत कर सकते हैं। 312 सीटें जीती थी, लेकिन अगर पश्चिमी यूपी की इन 100 सीटों पर बीजेपी को नुकसान पहुंचा तो 312 का जो आंकड़ा है बीजेपी का, वो 212 सीट पर आ जाएगा। अब आप अंदाजा लगाइए, बीजेपी को 100 सीटों का नुकसान हो सकता है, 100 सीटों का। आइए अब आपको बताते हैं कि योगी पर वाकई क्या इसका असर पड़ेगा, क्या योगी पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का असर पड़ेगा, यह हम आपको सबूतों के जरिए बताने जा रहे हैं। यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले अलग अलग तरह के दांव पेच चले। किसान आंदोलन से लेकर कोरोना महामारी में योगी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार इस तरह के पैतरे फेल हो गए। इसकी सबसे ताजा मिसाल है, आपको याद होगा, हाल ही में संपन्न हुए थे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव, जिन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था। इस मुकाबले में योगी ने राज्य की तमाम सियासी सूरमाओं को धूल चटा दी थी और उत्तर प्रदेश में योगी की ऐसी आंधी चली कि तमाम विपक्ष योगी की आंधी में तिनके की तरह उड़ गया। हालांकि किसान आंदोलन के बाद लगा था कि योगी सरकार को पश्चिमी यूपी में भारी नुकसान हो सकता है, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में जो नतीजे आए उसमें इन सब की कलाई खुल गई। हकीकत यही है कि इन नतीजों ने बीजेपी विरोधी किसान नेताओं के बड़बोलेपन की हवा निकाल दी। पश्चिमी यूपी में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। मेरठ, आपको बताएं, पश्चिमी यूपी में जितना जोर लगाना है लगा सकते हैं टिकैत, लेकिन पश्चिमी यूपी की कौन कौन सी सीटें बीजेपी ने अभी जीती हैं? मेरठ, बरेली, हापुड़, संभल, मथुरा, बदायूं, आगरा, इटावा, औरैया, रामपुर, शामली, हाथरस, मैनपुरी, बिजनौर, अलीगढ़, अमरोहा, कासगंज, पीलीभीत, सहारनपुर, मुरादाबाद, बुलंदशहर, ये सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले। फर्रुखाबाद, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, मुजफ्फरनगर
और गौतम बुद्ध नगर। और सबसे बड़ी चीज ये, राकेश टिकैत की तो उनके घर में ही फजीहत हो गई। राकेश टिकैत मुजफ्फरनगर से आते हैं। टिकैत की भारतीय किसान यूनियन ने मुजफ्फरनगर में बीजेपी को हराने के सारे तकड़म आजमाए, लेकिन सब पूरी तरह से फेल हो गए। मुजफ्फरनगर में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत ने भारतीय किसान यूनियन की ओर से सतेंद्र बालियान को मैदान में उतारा था। और हुआ क्या, टिकैत समर्थक उम्मीदवार सतेंद्र बालियान को केवल 3 वोट मिले। सोचिए, केवल 3 वोट मिले सतेंद्र बालियान को। तो योगी आदित्यनाथ को हराना आसान काम नहीं है। कम से कम जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक के नतीजे इस ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन योगी का बुलडोजर उसी तरह से चल रहा है। आज भी बुलडोजर की कुछ तस्वीरें सामने आई, यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। योगी का कानून व्यवस्था और प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद है। ये देखिए, ये उन्नाव की तस्वीरें हैं, उत्तर प्रदेश के उन्नाव की तस्वीरें। फुल स्क्रीन अगर मैं दिखाऊं, योगी ने किस तरह से बुलडोजर चलाया है इन अवैध संपत्ति पर। लगभग 2.5 करोड़ की, 2.5 एकड़ की अवैध संपत्ति है ये। और इस 2.5 एकड़ की अवैध संपत्ति पर सिंचाई विभाग ने बुलडोजर चला दिया है। वो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। उन्नाव पहुंची है जेसीबी की मशीनें, उसके बाद एक एक कर जो अवैध इमारत थी, जो अवैध इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसे पूरी तरह से धराशायी कर दिया। योगी का बुलडोजर है ये योगी का हथौड़ा है। योगी जीरो टॉलरेंस है। गैर कानूनी तरीके से योगी दरअसल जो भी अपराधी और माफिया हैं उनके इस अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं करते हैं और उसे पूरी तरह से गिराते आए हैं। लगभग 1500 करोड़ की संपत्ति अवैध अब तक गिरा चुके हैं योगी आदित्यनाथ। उसमें बड़े बड़े माफिया बाहुबलियों के नाम हैं जिनकी संपत्तियों पर इसी तरह बुलडोजर चलाया जा चुका है। और आइए बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी आज ट्रैक्टर पर सवार होकर संसद पहुंचे। जी हां, यह था राहुल का ट्रैक्टर ड्रामा। राहुल गांधी दरअसल ट्रैक्टर ड्रामा कुछ इस तरह कर रहे थे। देखिए, राहुल गांधी बैठे ट्रैक्टर पर और ट्रैक्टर लेकर संसद पहुंचे, लेकिन पहले ही रोक दिए गए। राहुल को आखिर ट्रैक्टर की याद इतनी क्यों आ रही? राहुल इससे पहले भी ट्रैक्टर की सवारी कर चुके हैं। राहुल को किसानों की याद आ रही है। लेकिन आपको बताएंगे, राहुल गांधी ट्रैक्टर में आगे तख्ती लगाकर पहुंचे थे कि काला कानून रद्द किया जाए, काला कानून वापस हो। लेकिन वो भी आपको सुनाएंगे कि एक दौर था 2012 जब कांग्रेस खुद सत्ता में थी। कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल का वो बयान आपको सुनाने जा रहे हैं। राहुल आज कह रहे हैं वो बिल वापस करो जो किसानों का दरअसल जिसमें हित है। लेकिन खुद कपिल सिब्बल 2012 में कह रहे हैं, बीजेपी ने उनका वो बयान ट्वीट किया जिसमें वो खुद इस तरह के कानून की वकालत कर रहे हैं। सुनिए जरा। हम जो किसानों का मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं, किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं। इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए। काले कानून है, इनको वापस लेना पड़ेगा। जब किसान बोता है और बेचना जाता है तो उसके पास कोई मार्केट नहीं है, उसको मालूम नहीं किस मार्केट में जाना है। अगर मंडी जाता है तो 35 से 40% सामान खराब हो जाता है। और इस बीच में 8 लोग कमीशन एजेंट होते हैं, बीच में 8 कमीशन एजेंट बिचौलिए। और ये स्टडीज की गई हैं, मेरे पास आने हैं कि बेचारे किसान को 15 से 17% जो माल मार्केट में बिकता है उसका केवल 15 से 17% किसान को जाता है, बाकी बिचौलियों को चले जाता है। तो आप विपक्ष के नेता और विपक्ष दलों को यह तय करना है कि वो किसान के साथ हैं या बिचौलिए के साथ। और ये बात आज की एक और बड़ी खबर की। देश में क्या 1000 सांसद होने जा रहे हैं? 1000 सांसदों का क्या है मेगा प्लान, हम इसकी बात करेंगे। कैसे देश में सांसदों की संख्या सीधे 545 से 1000 हो सकती है, कैसे संभव होगा? ये सबसे पहले आपको बताते हैं। कांग्रेस के नेता का यह दावा है, कांग्रेस के नेता का दावा है कि 1000 सांसद हो सकते हैं। कैसे होगा? कौन है? मनीष तिवारी ने दरअसल ये बात कही है। मनीष तिवारी जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उनका कहना है, मुझे बीजेपी के साथी ने विश्वसनीय जानकारी दी है कि 2024 चुनाव से पहले लोकसभा में सदस्यों की संख्या 1000 या उससे अधिक किए जाने का प्रपोजल रखा गया है।
जो नई संसद बनाई जा रही है उसमें भी 1000 सदस्यों के बैठने की क्षमता रखी गई है। इससे पहले कि यह फैसला लिया जाए कि सरकार को चाहिए कि वो इस मुद्दे को लेकर गंभीरता से सार्वजनिक तौर पर बातचीत करें। मनीष तिवारी कह रहे हैं इस पर बाकायदा जरूरत है कि वो चर्चा की जाए। लेकिन आइए अब आपको दिखाते हैं नई संसद जो बनने जा रही है। यह है नई संसद, यह है नई संसद की तस्वीरें। क्या ये जो 1000 सांसद अगर हो जाएंगे देश में तो क्या नई संसद में बैठ पाएंगे? क्योंकि ये जो संसद है ये बड़ी है, लगभग 65,000 स्क्वायर मीटर की क्षमता है इसमें, इतना एरिया है इसका। और यहां सांसद बैठेंगे, जो आप देख रहे हैं यहां ये सांसद बैठेंगे इस नई संसद में। ये जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। जो आपका राजपथ है जहां पर परेड होती है, उस राजपथ मार्ग के इर्द गिर्द जो स्पेस पड़ा था उसमें इस संसद का निर्माण हो रहा है, यानी इंडिया गेट से लेकर और राष्ट्रपति भवन के दरमियान। आइए अब आपको बताते हैं कि 1000 सांसदों के बाद आपके राज्य में कितने सांसद होंगे। आप ये जानना चाहते होंगे कि अगर 1000 सांसद हो जाएंगे तो आपके राज्य में कितने सांसद होंगे। देश में 550 सीटों की शर्त खत्म कर दिया जाए और 10 लाख की आबादी पर एक सांसद वाले नियम के हिसाब से सीटें बांटी जाएं तो देश में 1375 लोकसभा की सीटें हो जाएंगी। आइए आपको बताते हैं आपके राज्य में कितने सांसद हो जाएंगे अगर 10 लाख का नियम लागू होता है, यानी 10 लाख आबादी पर एक सांसद। उत्तर प्रदेश में, अगर आप यूपी में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में 80 की जगह 238 सीटें हो जाएंगी एमपी की, यानी 80 की जगह 238 एमपी हो जाएंगे। यूपी का आंकड़ा मतलब 158 सीटें ज्यादा होंगी। वहीं बिहार की बात करें, बिहार में अभी 40 सांसद हैं। बिहार में जब यह बढ़ेगा तो बिहार में 125 सांसद हो जाएंगे। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में 48 सांसद हैं, 48 लोकसभा सदस्य हैं। अगर बढ़ेगा 1000 के ऊपर जाएगा तो 123 सीटें महाराष्ट्र में हो जाएंगी, 48 से 123। पश्चिम बंगाल में 42 की जगह 100 लोकसभा सीटें हो जाएंगी। मध्य प्रदेश में 29 की जगह सीटों के बजाय लगभग 85 सीटें हो जाएंगी। और आपको बताएं 10 लाख की जनसंख्या के हिसाब से राजस्थान में भी सीटें थोक के भाव में बढ़ जाएंगी, करीब 81 सीटें, 25 की जगह 81 सीटें हो जाएंगी। और गुजरात में 64 सीट बनने का स्कोप बन सकता है। इसके साथ ही राजधानी दिल्ली में भी 7 की जगह पर 19 सीटें तक हो सकती हैं। यह सब तब होगा जब 10 लाख की आबादी का फॉर्मूला लागू हो जाएगा। आइए अब आपको बताते हैं कि दुनिया के ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले आइए आपको बताते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, क्या जरूरत है कि ये सीटें 1000 तक हो जाएं, इसके पीछे वजह क्या है। आपको बता दें जल्दी से कि आखिर सांसदों की संख्या बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ गई। दरअसल सांसदों की जो मौजूदा स्थिति है वो 1977 के संशोधन के अनुसार चल रही, वो भी 1971 की जनसंख्या के अनुसार, मतलब 50 साल में कोई बदलाव नहीं हुआ। सब कुछ 1971 के हिसाब से चल रहा है। 1971 में देश की जनसंख्या 55 करोड़ थी। उस हिसाब से 10 लाख की जनसंख्या पर एक सांसद की बात कही गई थी। अब 50 साल बाद 2021 में देश की जनसंख्या उस समय से 80 करोड़ ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन सांसदों की संख्या उतनी ही है, जबकि सुचारू तरीके से प्रबंधन के लिए इनकी संख्या को बढ़ाना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में कई ऐसी सीटें हैं जहां 30 लाख की आबादी पर एक लोकसभा सीट है, तो कई जगहों पर 50 लाख की आबादी का पूरा विकास एक सांसद पर निर्भर हो जाता है। इतनी आबादी में आपको बताएं यह वजह है कि सांसदों की संख्या बढ़ा दी जाए। साथ ही साथ आपको बताएं दुनिया के बाकी देशों में क्या स्थिति है, बाकी देशों में कितनी आबादी पर एक सांसद है, यह आपको बताते हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में आपको बता दें किस देश में कितनी आबादी पर एक सांसद है। जल्दी से अगर वो ग्राफिक्स में चलाऊं कि किस देश में, ये देखिए सबसे पहले आपके सामने भारत आ रहा है। भारत में लगभग 25 लाख आबादी पर एक सांसद है। अमेरिका की बात करें तो 6 लाख पर एक सांसद है। चीन में 4.5 लाख की आबादी पर एक सांसद है और ब्राजील में 3.5 लाख आबादी पर एक सांसद है। तो यह वजह है कि जरूरत आन पड़ी है कि सांसदों की संख्या बढ़ा दी जाए। आइए अब बात करते हैं बिहार की सियासत की। विधायकों को बिहार में डर लग रहा है। बिहार के विधायक आखिर क्यों डर रहे हैं, ये आपको बताएंगे। ये देखिए हेलमेट लगाकर विधायक विधानसभा पहुंच रहे हैं, वो तस्वीरें आपको दिखाई हैं। ये देखिए
बिहार की तस्वीरें आप देख रहे हैं उस दिन की 23 मार्च की, जब विधानसभा के अंदर हंगामा मचा था, मारपीट हुई थी। ये बिहार विधानसभा के अंदर की तस्वीरें 23 मार्च की हैं। और आज की तस्वीर मैं दिखा रहा हूं 23 मार्च के बाद आज जब विधायक पहुंचे दोबारा विधानसभा में, तो देखिए वो तस्वीरें। ये देखिए, हेलमेट लगाकर विधायक पहुंचे, मजीरा बजा रहे हैं विधायक। आखिर क्या वजह है ये आपको बताएंगे, पहले जरा आप ये रिपोर्ट देखिए। विधायकों को लहूलुहान कर दिया जाता है विधानसभा के अंदर, डर लग रहा है। ये तस्वीरें बिहार विधानसभा की हैं। कोई हेलमेट लगाकर पहुंचा तो किसी ने काला मास्क पहन रखा है। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो इलाज का पूरा सामान लेकर पहुंचे। यह है आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन। काला मास्क भी है और सिर पर हेलमेट भी, लेकिन साथ में मेडिकल किट भी लेकर पहुंचे हैं और कह रहे हैं अगर पिटाई हुई तो तुरंत इसी मेडिकल किट से काम भी चल जाएगा। फर्स्ट एड किट है और ये हेलमेट है, क्योंकि सिर में चोट लगेगा तो हम लोग अपना सुरक्षा तो करेंगे ना। जिन सतीश दास से मारपीट हुई थी वो तो इस बार नीतीश के खिलाफ पूरे इंतजाम से विधानसभा पहुंचे। विरोध का बाकायदा साथ में एक पोस्टर था जिसमें लिखा था क्या बिहार में दलित होना गुनाह है। सिर्फ इतना ही नहीं, सिर पर हेलमेट था और हाथ में मजीरा, जिससे वो विधानसभा के बाहर नीतीश की सरकार का मजाक उड़ा रहे थे। विरोध का यह आक्रोश सदन के अंदर भी पुरजोर सुनाई दिया। 30 जुलाई तक चलने वाले मॉनसून सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। अध्यक्ष के भाषण और दिवंगत नेताओं की श्रद्धांजलि के तुरंत बाद विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विधायकों ने 23 मार्च को हुए मारपीट के मामले में नीतीश सरकार से माफी की मांग की है और फिर हंगामा। तो आइए अब इस हंगामे पर तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, जरा तेजस्वी को सुनिए। काला मास्क पहन के आए हैं, काले दिन का याद दे। भाई विधायकों का मान सम्मान नहीं रहेगा लोकतंत्र के मंदिर में तो कौन पूछने वाला है? ये अधिकारी लोग, हम लोग तो लाखों लोग चुन के भेजते हैं और ये अधिकारी लोग जाट लात घूसा से मार के विधानसभा में वो करेंगे क्या? तो निलंबन के नाम पे तो आप लोग जान ही रहे, तो आई वॉश किया गया है। आइए तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं कि बिहार विधानसभा में विधायक पहुंचे कैसे। हेलमेट लगाकर विधायक पहुंचे, इतना डर और खौफ था। ये देखिए, काले मास्क लगाकर विरोध दर्ज करा रहे थे, लेकिन एक विधायक बिल्कुल जुदा अंदाज में थे। वो बाकायदा हेलमेट लगाकर इस डर में पहुंचे कि कहीं वहां मारपीट शुरू ना हो जाए 23 तारीख तक, 23 मार्च जैसी तस्वीरें ना आए। इसलिए इन्होंने हेलमेट लगा रखा है कि मारपीट हो तो कम से कम ये सुरक्षित रहे। और इन्होंने सीधे सीधे कहा कि बिहार विधानसभा भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि 23 मार्च का खौफ आज भी इन्हें डरा रहा था। बहरहाल ये भारत की बात है। मैं इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।